हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की आपके अपने चैनल आदि की फिजिक्स पर। तो देखिए, कल जहां पर हमने अपना लेक्चर छोड़ा था, बात की थी कि अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सूडो फोर्स क्या है। ठीक है, लेकिन सूडो फोर्स से पहले हम दो चीजों की और चर्चा करेंगे। वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। ठीक, दोनों चीजें क्या होती हैं और इनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेइंग मशीन के बारे में। तो देखो, वेइंग मशीन क्या काम करती है? वेट मेजर करने का काम करती है। ठीक, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके क्लिनिक में एक इस तरीके की गोल एक वेट मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट रखा होता है। ठीक है, उसी को हम वेइंग मशीन बोलते हैं। ठीक, तो वेइंग मशीन पर कोई भी इंसान खड़ा होता है, खड़ा होने के साथ ही जो वेइंग मशीन और इंसान के बीच में कांटेक्ट होता है, ठीक है, उस कांटेक्ट की वजह से वेइंग मशीन क्या करती है? रीड करती है, रीडिंग देती है। ठीक है, और वो कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि वेइंग मशीन किसको रीड करती है? नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है। ठीक है, ऐसी स्प्रिंग बैलेंस भी है कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, उसके हुक पर जितना भी फोर्स लगता है वो स्प्रिंग बैलेंस रीड करता है। ठीक है, अपने हुक पर लगने वाला फोर्स। तो पहले वेइंग मशीन के बेसिक्स देख लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और फिर स्प्रिंग बैलेंस देखते हैं, देन सूडो फोर्स। इस तरीके से आज का लेक्चर फ्लो होगा हमारा। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेइंग मशीन क्या चीज है। देखो, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, ठीक है, वेइंग मशीन क्या है? एक वेट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो वेइंग मशीन के बारे में हम क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात जो है वो क्या है? वेइंग मशीन डज नॉट ट्रीट मास और फोर्स बाई अर्थ। ठीक है, किसी भी इंसान का मास कितना है या फिर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, ये रीड नहीं करती वेइंग मशीन। ठीक है, रीड क्या करती है? इट ऑलवेज रीड नॉर्मल रिएक्शन। मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेइंग मशीन है और इसके ऊपर एक इंसान खड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, इस इंसान का मास कितना है? एम। ठीक, तो वेइंग मशीन रीडिंग क्या देगी? तो देखिए, इस इंसान का बनाते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स। ठीक, वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वेइंग मशीन पे देखो, वेइंग मशीन को इस इंसान ने दबाया होगा कांटेक्ट फोर्स। तो नीचे कितना है? नॉर्मल लग रहा होगा, यही नॉर्मल इसके ऊपर लग गया। ठीक, नॉर्मल की वैल्यू निकाल लो यहां से, एन इक्वल्स टू एम जी। ठीक, तो रीडिंग क्या आ गई वेइंग मशीन की? रीडिंग इक्वल्स टू एम जी। ठीक, अगर कोई भी इंसान वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है और वेइंग मशीन कहीं मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तो रीडिंग क्या देती है वेइंग मशीन? एम जी देती है। ठीक, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं, वेइंग मशीन की हमेशा रीडिंग क्या रहती है? हर एक केस में रीडिंग क्या रहती है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अगर वो रेस्ट में है तो, अगर वो मूव कर रही है तो एक कहानी अलग है। ठीक है, अगर रेस्ट में है वेइंग मशीन तो हमेशा जो रीडिंग देगी वो क्या देगी? नॉर्मल रिएक्शन देगी। ठीक है, अच्छा, देखो, वैसे भी नॉर्मल रिएक्शन देगी, वैसे भी नॉर्मल रिएक्शन देगी, लेकिन बात यह है कि इस केस में एन बराबर एम जी आ जाएगा, और केस में क्या है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बदलती रहेंगी। ठीक, आगे चलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस। देखो, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ये लगा होता हुक, और यहां इस तरीके से स्केल होता है। ठीक, इसको बोलते हैं डायनामोमीटर भी बोलते हैं।
स्प्रिंग बैलेंस भी बोलते हैं, स्प्रिंग मीटर भी बोलते हैं। तीन नाम है, डायनमोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग मीटर। ठीक है, तो ये क्या रीड करता है? इट डज नॉट रीड टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ईटीसी 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 बहुत सारे फोर्स। इट ऑलवेज रीड्स फोर्स ऑन इट्स हुक। कौन सी वाली लाइन? ऊपर वाली जो चल रही है, लो रेड हो गई है। ठीक 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 ठीक। तो ये क्या है? जो स्प्रिंग बैलेंस है हमारा, वो क्या करता है? डज नॉट रीच टेंशन, नॉर्मल एक्शन, किसी भी तरीके का फोर्स रीड नहीं करता है। ये कौन सा फोर्स रीड करता है? जो इसके हुक पर लग रहा है। ठीक है, ये कहाँ देखो, जो आपके घर पे गैस सिलेंडर लेकर आते हैं वो ये स्प्रिंग बैलेंस लेकर आते हैं, उसमें टांगते हैं। ठीक है, इस तरीके से लटका लेते हैं, सिलेंडर नीचे लटकता है, तो जो हुक पर फोर्स लग रहा है वो ये रीड करता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो विंग मशीन में आप समझ गए, विंग मशीन क्या रीड करती है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अलग अलग केस में अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है? जो भी फोर्स उसके हुक पर लग रहा है ये रीड करता है। ठीक, आगे चलते हैं। इस पर भी देखो एक केस अगर हम देखें, इस पर मान लेते हैं एक ब्लॉक लटका देते हैं, यहीं लटका देते हैं एक ब्लॉक, एक ब्लॉक लटका देते हैं एम मास का। ठीक है, तो अब इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? देखो, इस ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? एम जी। ठीक है, एम जी लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? ये जो हुक हुक पे लगा हुआ है, ये लटका हुआ है, तो ऊपर फोर्स ऑन हुक। ठीक, अब वो बात अलग है कि यहां पर जो फोर्स ऑन हुक है वो किसके बराबर हो गया? एम जी के बराबर हो गया। तो रीडिंग क्या आ गई? रीडिंग इक्वल्स टू एम जी आ गई। कहानी समझ में आई? ठीक है, जो भी इसके हुक पर फोर्स लगेगा वही इसकी क्या हो जाएगी? रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे, देखो सूडो फोर्स बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स में ये यूज होता है। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, कारण क्या थे? ठीक है, जो हमें सूडो फोर्स की जरूरत पड़ी आज पता करेंगे हम सबसे पहले। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने दो रेफरेंस फ्रेम पढ़े थे, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल मतलब जड़त्वीय, और नॉन इनर्शियल क्या थे? अजड़त्वीय। ठीक, तो जो इनर्शियल फ्रेम थे उसके लिए मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉन इनर्शियल के लिए वैलिड नहीं थे, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक, न्यूटन के सेकंड लॉ में कुछ प्रॉब्लम आने लग गई थी नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पता ना हो तो लेक्चर नंबर 3 देखिए आप, लॉज ऑफ मोशन का, इसी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पर न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं था, कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने आपको वहां बताया था कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम किस तरीके से लगाएंगे, और लगाएंगे तो कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो हेल्प करेगा लगाने में। ठीक है, मैंने आपको वहां भी बताया था कि सूडो फोर्स हेल्प करेगा। ठीक, तो एक तरीके से हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि सूडो फोर्स है क्या। सूडो फोर्स, देखो सूडो फोर्स में पी साइलेंट रहता है, सूडो फोर्स। ठीक है, मतलब सूडो फोर्स आप पढ़ो। ठीक, सूडो फोर्स के बहुत सारे नाम है, ये वर्चुअल फोर्स भी है, ये असलियत में नहीं लगता है, घोस्ट फोर्स भी है। घोस्ट क्या होते हैं? भूतिया बल। ठीक, भूतिया बल, भूतिया फोर्स, जो दिखता नहीं है बट लगता है। ठीक है, घोस्ट फोर्स बोल सकते हो। ठीक, और क्या बोल सकते हो? हिंदी में काल्पनिक बल भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
जादुई फोर्स दिखेगा नहीं लेकिन लगेगा, ठीक है, होता नहीं है ऐसा, लेकिन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सेकंड लॉ को वैलिड करवाने के लिए इस फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है फोर्स की, तो आप याद रखना एफ पी इक्वल्स टू माइनस एम ए। अच्छा ये क्या है माइनस एम ए, तो केस देखो, सबसे पहले माइनस एम ए का मतलब कैसे लगेगा। मान लेते हैं ये हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, बड़ा सा एम, और यहां पर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक ऐसे हमने लटका रखा है, लटका नहीं रखा है, इससे टच करा रखा है, और इसको आगे ए एक्सेलरेशन से हमने भेज दिया, ठीक है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है, आप अपने पेट पर एक पेपर रखिए और आगे भाग जाइए, ठीक है, तो वो पेपर नीचे नहीं गिरेगा। वैसे अगर आप रखेंगे वैसे नीचे, जैसे आपने पेपर रखा तो पेपर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आप सीधे भागेंगे भागेंगे तो वो पेपर पेट से चिपका रहेगा। कारण क्या होता है कि उस पेपर में क्या लगने लगता है, एक सूडो फोर्स लगता है, ठीक। अच्छा कैसे लगता है, देखो ये जो हमारे पास छोटा वाला ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक की एफवीडी बनाते हैं। सबसे पहले छोटे वाले ब्लॉक की एफवीडी बनाते हैं, ये एम, ठीक, ये आगे जा रहा है, ये बड़ा वाला डब्बा आगे जा रहा है, तो सूडो फोर्स इसमें कैसे लगेगा, एफ पी इक्वल्स टू एम ए। देखो सूडो फोर्स क्या होता है, हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है। अगर इस डब्बे का बड़े वाले का एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इस छोटे वाले ब्लॉक में इधर लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। कितना होता है, एफ पी इक्वल्स टू मास उस ऑब्जेक्ट का जिस पर लगाना है सूडो फोर्स, मास उस ऑब्जेक्ट का इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, जिस पर वो रखा हुआ है, ठीक है, जिससे चिपक के वो चल रहा है उसका एक्सेलरेशन हम लेते हैं। तो ये हो गया, इधर कितना लग रहा है इस पर सूडो फोर्स, नीचे क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा, ठीक है। और ये इसको दबा रहा होगा तो इसने इसको इधर धक्का मार दिया, तो इधर क्या लग गया, नॉर्मल। बड़े वाले ब्लॉक में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे क्या आएगा, mg, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। यानी समझ में आई, ठीक। जमीन पे रखा हुआ है तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक और n2 लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सूडो फोर्स हमने लगा के दिखा दिया। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो जैसे मैं केस लेता हूं, लिफ्ट केस ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लिफ्ट केस, देखो हमारे पास एक लिफ्ट है, उसमें रखी है एक वेइंग मशीन और उस पर खड़ा हुआ एक आदमी एम मास का, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक यहां ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये ऑब्जर्वर ए है, और एक इस लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को आपने बोल दिया बी ऑब्जर्वर है, ठीक। कहानी पहली क्या है, केस वन क्या बोल रहा है, इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, ठीक है। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो रीडिंग बताइए वेइंग मशीन की क्या आएगी। तो देखो जो अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, जो बाहर ऑब्जर्वर बैठा है, दोनों के लिए अभी लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, ठीक। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो अंदर इंसान लिफ्ट वेइंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ है, नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, ठीक है। लिफ्ट कहीं जा तो रही नहीं है, अगर जा नहीं रही है तो n बराबर क्या हो गया, mg हो गया। और हमको पता है कि वेइंग मशीन क्या रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ कहानी क्या आ गई कि इस केस में जो रीडिंग है वेइंग मशीन की वो कितनी आ गई, mg आ गई, चाहे ऑब्जर्वर बी के लिए हो चाहे ऑब्जर्वर ए के लिए हो, ठीक। केस टू की बात करते हैं। When lift is moving upwards with constant velocity, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी v से कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से v से ऊपर की तरफ जा रही है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो सेम फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और यहां पर n बराबर क्या आ गया, mg आ गया।
अरे दोनों के ही केस में एन बराबर क्या आ गया mg, चाहे ऑब्जर्वर ए देखे चाहे ऑब्जर्वर बी देखे, क्योंकि एक्सीलरेशन कोई नहीं है लिफ्ट के पास, तो अब भी रीडिंग कितनी आ रही है, एन बराबर mg आ रही है। ठीक, अच्छा ये ट्रू रीडिंग है, इसको बोलेंगे हम ट्रू रीडिंग। ठीक है, ठीक है, या फिर ट्रू वेट ऑफ पर्सन। इस वाले केस में भी एन बराबर mg आ रहा, तो ये भी क्या है, ट्रू वेट है। भाई वेट कितना है, mg तो है पर्सन का। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर ये जो दोनों केस हैं वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम कौन से होते थे, वो फ्रेम जिनके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है, जिनके पास कोई वेरिएबल वेलोसिटी ना हो। अगर एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये रेस्ट में है, तो इनर्शियल फ्रेम है। दोनों के लिए क्या आ गई, रीडिंग सेम आ गई, क्योंकि दोनों ही केस में हमने न्यूटन का लॉ लगा दिया। ठीक, केस थर्ड क्या है, ये रही लिफ्ट, ये रही वेइंग मशीन, ठीक, और ये लिफ्ट अब ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, और इस पर ये आदमी खड़ा। ठीक, ये ऑब्जर्वर कौन सा था, यहां ऑब्जर्वर बी था और यहां ऑब्जर्वर ए था। ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, देखिए ग्राउंड पे बैठा हुआ है और जो लिफ्ट पे बैठा हुआ है, अब इनके लिए कहानी थोड़ी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, कैसे अलग अलग हो जाएगी, तो देखो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आदमी का। तो आपने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे क्या है mg, ऊपर क्या लग रहा है n। ठीक है, कौन से ऑब्जर्वर के केस में बना रहे हैं, ए के, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, और ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक, ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। ठीक, तो इक्वेशन बना दी, ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल बढ़ा, n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, एन बराबर mg प्लस एम ए। देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया हमारे पास, n इक्वल्स टू mg प्लस एम ए, ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक है, तो वेइंग मशीन रीडिंग कितना दे रही होगी, mg प्लस एम ए, मतलब इंसान भारी हो गया पहले से। आप देखिए पहले रीडिंग क्या आ रही थी, जब रेस्ट में था mg आ रही थी, अब उसमें ma और ऐड हो गया, इंसान को थोड़ा कैसा लग रहा है, भारी भारी महसूस हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है, फॉर ऑब्जर्वर बी। तो देखो कहानी क्या, अगर सूडो फोर्स हमने नहीं पढ़ा होता तो देखो कहानी कैसे होती कि ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में ये इंसान क्या है, रेस्ट में। भाई दोनों ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं ना, जो ये वेइंग मशीन पे इंसान खड़ा है वो भी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और जो इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है बी, वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। भाई बाइक चल रही है, बाइक पर आप दो लोग बैठे हुए हो, तो आप बाइक के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक, ऐसे ही यहां पर आप बाइक के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के साथ कैसे हो, रेस्ट में हो। आप ऐसा मत सोचना बाइक रेस्ट में है, आप रेस्ट में हो और दूसरा वाला भी रेस्ट में है, लेकिन रोड पर जो इंसान खड़ा होगा वो आपको क्या देख रहा होगा, जिस स्पीड से बाइक जा रही है उस स्पीड से आप जा रहे हो। ठीक है, वैसे ही यहाँ कहानी है कि बी जो ऑब्जर्वर है वो इसको क्या देख रहा है, आदमी को, कि ये कैसा है, ये तो भाई रेस्ट में है, ये mg ऊपर ये n, तो रेस्ट में है, तो n बराबर क्या आना चाहिए, mg। लेकिन 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 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारी रीडिंग क्या आ रही थी, n इक्वल्स टू mg प्लस ma। कौन सही कौन गलत, तो देखिए वैसे हम सारी फिजिक्स की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही करते हैं हमेशा। ठीक है, और सही भी वही होगा जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है, यही इंसान सही होगा। ठीक, कारण क्या है, देखो यहां न्यूटन का लॉ क्यों नहीं लगा, यहां न्यूटन का लॉ क्यों नहीं लगा, इस फ्रेम में आप लगाना चाहते थे, न्यूटन का लॉ नहीं लगा। कौन से ऑब्जर्वर के लिए, बी के लिए क्यों नहीं लगा, कारण क्या था, न्यूटन के लॉ हमने लगाया लेकिन आंसर हमको गलत मिला, मतलब अच्छी तरीके से उसने अपना काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। कारण क्या है, क्योंकि ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और मैंने आपको क्या बताया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं, हमें उसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। कौन सा जुगाड़, सूडो फोर्स का। ठीक, अब लगाते हैं सूडो फोर्स। देखो ये तो रीडिंग क्या हो गई, गलत, इसको कट्टा लिख देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सूडो फोर्स लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो देखो पूरी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये जो आदमी है
इसमें सूडो फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, अभी बताया था, तो नीचे लगेगा इंसान का मास इनटू एक्सीलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब देखो, अब एन बराबर क्या आना चाहिए? एन किसको बैलेंस कर रहा है? mg प्लस ma। तो रीडिंग वही आ गई, हमने सूडो फोर्स की हेल्प ले ली। ठीक है, तो सूडो फोर्स काम क्या करता है? बस कुछ नहीं, न्यूटन्स के लॉज को वैलिड करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोच विचार करेंगे सूडो फोर्स आपको फंसा लेगा। ठीक, आगे चलते हैं। केस थर्ड। ठीक है, लिफ्ट भी वही है, आदमी भी वही है, और अब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे मूव कर रही है। तो आपको दोनों ऑब्जर्वर के केस में, दोनों ऑब्जर्वर के केस में बताना है कि कहानी क्या होगी। तो फॉर ऑब्जर्वर ए, ये बनाया इंसान का फ्री बॉडी, नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा था? नॉर्मल, और ये ए एक्सेलरेशन से कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो mg माइनस एन इक्वल्स टू m इंटू ए। एन बराबर क्या आ गया? mg माइनस एम ए। ठीक है, फॉर ऑब्जर्वर टू बी। ठीक, तो अगर हम सूडो फोर्स का नहीं यूज करेंगे तो ऑब्जर्वर बी के लिए क्या कहानी? वही हो जाएगी पहले वाली ही, नीचे mg ऊपर n, और n बराबर क्या मिल रहा है? mg मिल रहा है। फिर से ऑब्जर्वर भी गलत हो जाएगा, लेकिन हमने किसकी हेल्प ली? हमने ली सूडो फोर्स की हेल्प, और नीचे क्या लगा दिया? एक फोर्स। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर नीचे लिफ्ट जा रही है तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा, और वो कितना लगेगा? ma। भाई लिफ्ट नीचे जा रही है, नीचे, तो सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, तो इंसान पर ऊपर लग गया m इंटू ए। तो n प्लस एम ए बराबर mg, तो n बराबर क्या आ गया? mg माइनस एम ए। ठीक है, देखो दोनों ही केस में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम था, ये इनर्शियल फ्रेम था, इनर्शियल फ्रेम, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने सूडो फोर्स की हेल्प ली, और इनर्शियल फ्रेम में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया, निकल आया। अब जरा ध्यान दो यहां पर, एन पहले वाले केस में हमने देखा था एन बराबर mg आ रहा था, जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो एन बराबर mg प्लस ma, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको, कभी आप लिफ्ट में बैठे हो तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है आप पैरों से नीचे और ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, या फिर आप झूले पर बैठे हो। ठीक, आप झूले पर बैठे हो, वो गोल वाला झूला होता है, तो जब वो ऊपर से इस तरीके से नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो आपके पैर क्या है? उसको दबाते हैं, जिस डब्बे में आप बैठे होते हैं वो नीचे दबाते हैं, ऐसा लगता है ज्यादा फोर्स लग रहा है। लेकिन सोचो जब ऊपर से नीचे आते हैं, ये वाला देखो, ऊपर से नीचे आ रही है लिफ्ट, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? कम हो गया। पहले वाले केस से भी कम हो गया, जब ये रेस्ट में रखी थी उससे भी कम हो गया। तो जब भी कभी लिफ्ट नीचे आती तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपका वेट हल्का हो गया हो, गुदगुदी मचती है पेट के अंदर। झूला भी जब नीचे आता है ऊपर से तो आपके पेट के अंदर गुदगुदी मचती है, आप आंखें बंद कर लेते हो। ठीक, कारण क्या होता है कि आपको फील होता है हल्का हल्का, ठीक, हल्का हल्का सा सुरूर। ठीक, इस तरीके से आपको फील होगा। आप अलग केस में मत ले जाना ये सुरूर बुरूर। ठीक है, अब केस देखते हैं कौन सा केस है हमारे पास। इफ ए इक्वल्स टू जी हो जाए तब क्या कहानी होगी? तो देखो, अगर ए इक्वल्स टू जी हो जाए एक्सीलरेशन, चाहे ये वाला केस ले लो, ठीक, चाहे ये वाला केस ले लो। ठीक, अगर मान लो ए इक्वल्स टू इसमें जी हो गया तो एन बराबर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, एम जी, 2mg हो जाएगा, एन बराबर 2mg हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी। आप अपने वेट का दुगना वजन नीचे लगा रहे हो। ठीक है, इस वाले केस में अगर ए बराबर जी हो गया तो एन बराबर कितना हो जाएगा? एन बराबर 0, मतलब आपको फ्री फॉल वाला केस लगेगा, आपके पैर जमीन पे है नहीं, आप हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, हवा में नीचे उड़ते हुए आएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका कॉन्टेक्ट है कि नहीं है विंग मशीन से। ठीक, भाई फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है कि आपको कांटेक्ट ही ना हो, विंग मशीन नीचे चल रही है और आप क्या हैं? उससे ऊपर हैं, और दोनों लोग क्या हैं? हवा में ही हैं। ठीक, कोई कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल एक्शन क्या है? 0 आ रहा है। ठीक है, अगला केस कि इफ ए इज ग्रेटर देन जी, अगर ए जी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? मान लेते हैं ए 2g हो जाए, ए 2g हो जाए तो क्या होगा? या फिर पहले पहले हम केस लेके ही चलते हैं, यही केस लेके चलते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन जी।
अगर ए इज ग्रेटर देन जी हो गया तो इस वाले केस में देखो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन जी। हमने इक्वेशन क्या बनाई है, एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो एन बराबर क्या आ गया, एम जी माइनस एम ए। ठीक, एन इक्वल्स टू माइनस का कुछ आएगा जरा ध्यान दो यहां पर, एन नेगेटिव का आ गया, एन नेगेटिव का कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एन नेगेटिव का नहीं होगा तो मतलब क्या है, देखो आदमी जो खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पर, जब एक्सीलरेशन ए इज ग्रेटर देन जी हो जाएगा तो वो कहां चला जाएगा, वो लिफ्ट की छत में जाके टकरा जाएगा। ठीक है, छत फाड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जितना हम ये एक्सीलरेशन बढ़ाते रहेंगे उतना ही ज्यादा उसका ऊपर एक्सीलरेशन हो जाएगा, वो लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर वेइंग मशीन में लिफ्ट के ऊपर लगा दूं, लिफ्ट के ऊपर लगा दी तो नॉर्मल रिएक्शन रीड हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वेइंग मशीन कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगी। ठीक है, नीचे वाली नॉर्मल वेइंग मशीन क्यों नहीं रीडिंग देगी, क्योंकि उससे पैर कांटेक्ट में है ही नहीं। भाई खुद सोचो ना, जब एक्सीलरेशन ए बराबर जी था तब तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो रहा था, और जब एक्सीलरेशन ए ग्रेटर देन जी हो गया तो क्या कहानी चल रही होगी, जो आदमी बेचारा इसके अंदर खड़ा हुआ है पहले तो उसको इस तरीके की कंडीशन, उसके सामने ये कहानी आ रही होगी, ये वेइंग मशीन है। ठीक है, और वो आदमी कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे हवा मुड़ रहा होगा। ठीक है, उसकी जो सर है वो छत से टकरा रहा होगा। तो अगर हमने यहां पर वेइंग मशीन रख दी, ठीक है, तो वो वेइंग मशीन क्या कर देगी, इसकी रीडिंग देगी। कहानी समझ में आ रही है। ठीक, नीचे से कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली आपको, और अगर आपने ज्यादा भगा दिया तो हो सकता है छत फाड़ के निकल जाए। ठीक, ओके, तो ये लिफ्ट के कुछ केस थे वो आपने कर लिए। अब लिफ्ट पर थोड़े से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो इससे पहले एक चीज आप देख लो जरा, ये जो आपके सामने आया ये रियल वेट तो है नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। ठीक है, ऐसे ही इसको भी क्या बोल देंगे, इसको भी बोलेंगे एपरेंट वेट। भाई रियल वेट तो कितना था, एमजी था हमारा, ये कोई एमजी से कम आ रहा है, कोई एमजी से ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या एपरेंट वेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है एपरेंट वेट, एपरेंट वेट और द वेट measured by weighing machine attached to the lift is 150 Newton if the mass of person is 20 kg. Find acceleration of lift. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एपरेंट वेट आपको दे दिया है, रीडिंग दे दी पहले से ही वेइंग मशीन की, मतलब हम कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू आपको दे दिया है कितना, 150 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अगर हम पर्सन के वेट की बात करें, रियल वेट की, तो क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। बैठा लेते हैं, मान लेते हैं ये लिफ्ट है, इसमें वेइंग मशीन है, ये पर्सन है 20 किलो का। ठीक है, और ये पर्सन का अगर नीचे एफबीडी बनाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 20g, ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, खुद सोचो अगर लिफ्ट रेस्ट में थी तो नॉर्मल कितना आ रहा था, 20g। 20g का कितना मतलब है, 200 न्यूटन। ठीक, लेकिन वेइंग मशीन कितना रीड कर रही है, 150 न्यूटन। मतलब क्या है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन से कम रीड कर रही है, जो रेस्ट में था उससे कम रीड कर रही है। और कम रीड कब करती थी, जब लिफ्ट कहां आती थी, नीचे आती थी। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कहां है, नीचे की तरफ है। लगा दो 20g माइनस एन इक्वल्स टू 20 इंटू ए। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 20g माइनस 150 इक्वल्स टू 20 इंटू ए। तो ये कितना आ गया, 50/20 इक्वल्स टू ए, बिंदी बिंदी खत्म, ए इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। और भी केस बन सकते हैं, ऊपर भगा दो, एपरेंट वेट दे दो, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सूडो फोर्स का। हमारे पास ये एंगल थीटा है 37 डिग्री, इसका मास है 2m,
इसका मास है m। ठीक, आपसे बोला जा रहा है कि इसको हमने इधर कितना एक्सेलरेशन दे दिया a। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक m and 2m and also acceleration of block m। भाई गिवन हमको क्या क्या देखो कहानी है, देखो बचपन में हम लिखते थे गिवन क्या क्या है, मास m दे रखा है, एक्सीलरेशन a दे रखा है, ठीक है, थीटा कितना दे रखा है 37 डिग्री दे रखा है। ठीक, मास इसको a बोल देते हैं, ब्लॉक इसको b बोल देते हैं, तो मास ऑफ ब्लॉक a कितना है m, मास ऑफ ब्लॉक b कितना है 2m है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक b कितना है a है। ठीक, ये तो सब हमको गिवन कहानी है। ठीक है, करना क्या है हमको, सबसे पहले फ्री बॉडी बनाते हैं ऊपर वाले का। देखो ये रखा हुआ है m मास का ब्लॉक, ध्यान से देखो ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक ऐसे ब्लॉक के ऊपर जो खुद ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। मतलब ये वाला जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ध्यान से देखो ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसमें क्या आ जाएगा, सूडो फोर्स आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है नीचे क्या लगता है mg, और इधर क्या आता है mg cos थीटा, इधर क्या आता है mg sin थीटा, ऊपर क्या आता है नॉर्मल। ठीक, एक सूडो फोर्स, जब ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इधर कितना आ गया m इंटू ए। ठीक, देखो जरा ध्यान से, ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, अगर पीछे पीछे ऐसी ड्राइंग करेंगे हम तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक, अगर ये एंगल थीटा हो गया, थीटा कितना आपके पास 37 डिग्री, तो इधर इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा एम ए कॉस थीटा मतलब 37, और इधर एक और कंपोनेंट आ जाएगा एम ए साइन 37। ठीक, एक इक्वेशन बना लो, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस 37 प्लस एम ए साइन 37। भाई नीचे एन किसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, कितना है एम जी इंटू 4/5 प्लस एम ए इंटू 3/5, 5 2 10, 8m प्लस 3ma, ये इक्वेशन बन हो गई। ठीक, अच्छा इधर 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 इसका एक्सेलरेशन छोटे वाले डब्बे का, इधर मान लेते हैं कि ये बी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो देखो mg साइन थीटा, mg साइन थीटा देखो mg साइन थीटा ये इस डब्बे को आगे खींच के ला रहा है, रोकने कौन कोशिश कर रहा है, ma cos थीटा, तो माइनस ma cos थीटा इक्वल्स टू m इंटू बी, तो mg इंटू साइन थीटा, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 माइनस एम ए इंटू 4/5 इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक, कितना आ गया 5 2 10, 6m माइनस 4/5 एम ए इक्वल्स टू एम बी, एम ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कहानी क्या आ गई, बी इक्वल्स टू 6 माइनस 4/5 ए। ठीक है, तो बी तो आपके पास सीधा सीधा निकल आया, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, बी तो सीधा सीधा निकल आया, ए हमको गिवन है। ठीक है, तो बी हमारे पास आ गया, अब निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कहाँ गया, नॉर्मल रिएक्शन भी हमारे पास आ गया था, देखो 8m प्लस 3m, ए की वैल्यू हमको गिवन है और 8m उसमें जोड़ दो, तो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का दोनों चीजें आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है हमारा, ये हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर स्मॉल ब्लॉक है m। ठीक, और ये कुछ इस तरीके से एक पुली से कनेक्ट है, और इस पुली पर एक 2m मास का ब्लॉक लटका हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन
इन द स्ट्रिंग नॉर्मल रिएक्शन या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एम एंड दिस, इसका भी कुछ मास ले लेते हैं, एम ही ले लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, तनाव बताना है, त्वरण बताना है, ठीक है, दोनों डब्बों का, और नॉर्मल रिएक्शन मतलब अविलंब बल बताना है, दोनों चीजें बतानी है, ठीक। तो इसका फ्री बॉडी हमने अभी बनाया ही था, एम का, नीचे क्या लग रहा था, एम जी, इधर क्या आ रहा था, एम जी कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, इधर क्या आ रहा है, एम जी साइन थीटा, इधर लग रहा था सूडो फोर्स एम इंटू, देखो अब इधर सूडो फोर्स नहीं लगेगा, जरा ध्यान से देखो, अब इधर सूडो फोर्स नहीं लगेगा। सूडो फोर्स क्यों नहीं लगेगा, मान लेते हैं अगर ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, सीधी सी बात है, तो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ जा रहा होगा, भाई ए से ये नीचे आ रहा है, तभी तो ए से रस्सी आगे खींचेगी, ये ए से आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन ए इधर है तो इस डब्बे पे सूडो फोर्स इधर लगेगा, इधर कितना आ गया, एम ए, ठीक। ये एंगल आपके पास कितना था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा, देखो दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ऐसा आएगा, ऐसा, ये थीटा है तो ऐसा आ जाएगा, ठीक। इधर आएगा एम ए साइन थीटा और इधर क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा। तो कितने सारे फोर्स लग गए इस ब्लॉक पर, इधर बना दो अलग से, इधर क्या लग गया, एम ए साइन थीटा, इधर क्या लग गया, एम जी कॉस थीटा, और एक और फोर्स आएगा इधर नॉर्मल, ये नॉर्मल भी तो आएगा, और इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक, एम जी साइन थीटा, ठीक है। सूडो फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर लिए थे, एक इधर कर लिया था, एक इधर कर लिया था, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा, एम ए कॉस थीटा। मान लेते हैं इसका इधर एक्सेलरेशन कितना है, बी है, तो एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये पहली इक्वेशन हो गई। भाई दो फोर्सेस को नीचे घसीट के ला रहे हैं, दोनों बल इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा भी दोनों नीचे लेकर आ रहे हैं, किसके बराबर होने चाहिए, एम इंटू वी के, और एम ए साइन थीटा प्लस एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन यहां से बना लेंगे, मान लें इस रस्सी में टेंशन टी है, टेंशन टी है इस रस्सी में, तो ये 2m है, इधर क्या है t और इधर क्या है 2mg, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2m इंटू ए, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ठीक। एक इक्वेशन हमें देखो, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक टेंशन, दूसरा ये एक्सेलरेशन, तीसरा इसका एक्सेलरेशन जो बी से नीचे आ रहा है, और चौथा नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो ये लग रहा है नॉर्मल, भाई सरफेस के परपेंडिकुलर, इस पर सरफेस पर ऊपर लगा है नॉर्मल रिएक्शन, इस सरफेस पर नीचे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, ठीक। अगर ये थीटा था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया, ये क्या आ गया, एन साइन थीटा, और ये क्या आ गया, एन कॉस थीटा, ठीक है। इधर एन साइन थीटा और इधर एन कॉस थीटा, इधर इसमें टेंशन टी, और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक। तो देखो एन कॉस थीटा नीचे जमीन से इसे एक और नॉर्मल मिल रहा होगा ऊपर, इसको एन डैश बोल दिया, ठीक। तो एन डैश बराबर क्या आ गया, एन कॉस थीटा, ठीक। और आगे इसको कौन खींच रहा है, एक तो तनाव बल खींच रहा है, और एक कौन खींच रहा है, एन साइन थीटा और धक्का मार रहा है, तो टी प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू इसका मास m इंटू ए, ये इक्वेशन फोर्थ। पहली इक्वेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सूडो फोर्स पे और भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है। बाकी हम चर्चा करेंगे कल आगे के सवालों पर, आप इनको एक बार लगाइए, ठीक, फिर दोबारा से रिवीजन करिए 2-3 दिनों के बाद, वरना ये आप सब भूल जाएंगे क्या है क्या नहीं है। मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में।